आप उसके साथ क्यों खा रहे हो, या उसके साथ क्यों बैठना पसंद है, या क्या ये सब उसको अच्छा लगे। तो ये अच्छा जो लग रहा है ये क्या हो गया, अच्छा जो भी लगता है वो किसी आशा के साथ ही लगता है, इससे मुझे अच्छा लगे। अब अगर आप उसका दूसरी बात पर ध्यान दिलाओ कि कुछ चीजें वो है वो भी करता है जो सामान्यतः से पसंद नहीं, जैसे नीट की दान करना। तो यहाँ पर हम एक थ्योरी आती है अच्छा लगना, अच्छा होने के फर्क को, तो अच्छा होना हमेशा विचार पूर्वक ही करना। तो ये दो अलग अलग क्रिया चलती है हमारे, इस बच्चे का ध्यान दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते। देखो एक आप वो कर रहे हैं तो आपको केवल अच्छा लगता है, लेकिन आप एक वो भी करते हो तो आपको शुरू में जैसे दवाई खाना अच्छा नहीं लगता, आप बीमार होते हो दवाई नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता, फिर जब आप खाते हो तो अच्छा लग, जब आपने दूध पिया या आपने स्वादिष्ट खाना खाया और जब आपने दवाई खाई, इसमें कहा मतलब वो क्या अंतर है, ये अंतर है कि वो बेसिकली वो आशा और विचार करते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाओं को तो अच्छा लगने और अच्छा होने का अंतर हम यहाँ शुरू कर सकते हैं बच्चे। और इसमें भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बनती है कि जहां अच्छा लगना और अच्छा होना मैच करे आगे जाए, तो वो भी विचार, वो विचार के भाग हो गए, वो उसी वही उसको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, दूसरा हुआ है तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, तीसरा हुआ है तो अच्छा है पर अच्छा लग नहीं रहा है। ऐसी कैटेगरी बच्चों के साथ एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी होती है, और उसको ये ध्यान दिलाने के लिए तो अलग अलग चीजें हमारे अंदर हो गई। पर उसको फिर आप दे सकते हैं कि हमारे अंदर एक क्रिया चल रही है, हमारे सोच या जो भी, जैसे हमारे अंदर सोचने समझने की दो क्रिया है, एक आशा क्रिया बोल सकते हैं, विचार क्रिया। पर उसका ध्यान जाए कि मैं इसमें विचार करता हूँ या मैं इसमें बस कर हाँ तो ये पहली का जो बच्चा आता है हम उसको आशा के बारे में बताते हैं, तो ऐसा बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। तो जो बच्चा है तो वही ऐसा नहीं बोलेगा ना, जो कुछ देखता है जो भी कुछ करता है, पर लेकिन वो भी कुछ अच्छा है या नहीं ये तो पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा बोलता है कि मेरे को जंक खाना अच्छा लगता है, वो आशा बच्चा तो अच्छा है तो वो तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो विचार पे उसका ध्यान दिलाएंगे। मतलब वो एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे को क्रिया का पता चलता है, मेरे अंदर दो क्रिया को वो साफ साफ देख पाए। जब मैं केवल अच्छा लगने के आधार पर कुछ कर रहा हूँ तो एक क्रिया चल रही है ना, उसको हम आशा से देख सकते हैं बात। तो पहले क्रिया से सिविल भी यही करते हैं, यहाँ भी ये कर सकते हैं। ये दो अलग अलग लेवल है उसके, मतलब अगर हम सामान्य भाषा में सोचने के अलग अलग लेवल, एक वो है कि वो केवल अच्छा लग रहा है तो कर, दूसरा ये है कि वो ये भी सोच रहा है कि अच्छा है कि नहीं, तो ये उससे एक लेवल ऊपर हो। तो अच्छा लगना और अच्छा होना यहाँ से है ना, उसके आधार पर विचार और भाषा के बीच में उसको फर्क करा सकते, क्या उसको अच्छा लगता है, फिर वो अच्छा लगता है तो वो अच्छा है या अच्छा नहीं। अब ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली ये विचार में ये उसको ध्यान देना, तो ये प्रैक्टिस सीखते हुए तो कम से कम जिसको मेडिटेशन वाला भाग है, सीधे अपने अंदर जाने वाला। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी मतलब टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, क्या चीज एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चों को बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपए है, तो बताइए अब आप ये पैसों का क्या करें, तो वो सोच सकते हैं। तो फिर वो सोचेगा, जब विचार करेंगे, विचार में तो उनके अच्छा लगना वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि जो अच्छा लगता था वो एक्चुअल में है या नहीं। तो फिर वो सब सोचेंगे, हम आगे बोर्ड करेंगे, तो जिसने जो भी सोचा है वो बताते जाएंगे, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। उसके बाद हम बाइफरकेट करेंगे और डिटेल में आगे ले जाएंगे। तो बस ये ध्यान दिलवाया कि मैंने आपको 5 रुपए दी, उसके बाद यह बोर्ड पे लिख रहे वो कहाँ से आया, आपके विचारों के आया।
तो विचार में जो आया, तो विचार में क्या आपने सोचा, तो उन्होंने कुछ आशा की कि 5 रुपए का मैं ये लाऊंगी, ये लूंगी, ये खरीदूंगी, कुछ भी। तो फिर हम उसे बता सकते हैं कि ये आपने जो विचार में जताया ये अच्छा होने वाला पार्ट। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में अच्छा है या नहीं। कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं मेडिटेशन जैसा कुछ सोचने में। हाँ, मतलब वही कुल मिला के ध्यान ये दिलाना है कि 2 क्रियाएं हो रही, अपने भीतर 2 क्रिया हो रही है ना, तो बच्चे का ध्यान ये दिला पाए अगर हम, तो ये फिर कई जगह आता है। मतलब आप प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ी होगी आपने, तो बच्चे जो आप सबने पढ़ी है वो, जिसमें बच्चे जो है मेले जा रहे हैं, तो कुछ ज्यादातर बच्चे मिठाई और केला वेला सब खरीद रहे हैं, या जो भी खाने पीने की चीज खरीद रहे हैं, या खिलौने खरीद रहे हैं, और जो उसका मेन कैरेक्टर है हामिद वो चिमटा खरीद रहा है ना। तो बेसिकली तो कहाँ वो विचार पूर्वक हुआ और कहाँ वो आशा पूर्वक हुआ। ज्योग्राफी में हो सकता है हमको सूरज पूरब से निकलता और लगता है कि सूरज पूरब से निकलता ही है, मतलब हमको सीधा सीधा, तो ये तो इसमें तो मतलब ये आशा क्रिया ये वो मन ही पकड़ रहा है ना, सूरज का जो सूरज ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो विचार पूर्वक ही हमको पता है ना कि वो एक्चुअली निकल नहीं रहा। तो ये लगने होने का फर्क जो है ना, ये बच्चों को बहुत बढ़िया समझना। तो भैया इसमें आशा विचार वाला था, तो वो पहले आशा करते हैं, तो आशा अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो जो हमने बाल बालिका में सिर्फ आशा ही लिया है, इसमें क्या हाँ, तो वहां तो आप केवल ये देखें कि वो कौन सी आशाएं कर रहे हैं। अभी वो देखो सोचेगा तो वहां भी हो, लेकिन वहां अभी हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कोई आपके अंदर विचार की क्रिया चल, लेकिन यहाँ हम उसको परिचय कर, क्रिया तो देखो सभी चल रही है, क्रिया तो 4 साल के बच्चे से चल रही है, लेकिन यहाँ हम उसको परिचय भी दे रहे हैं उसी क्रिया से। जब आशा करते हैं तो कोई कैसी आशा खराब होती है, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हाँ, पर उसको अभी विचार वाले मतलब उसको ये नहीं बोल सकते आपकी देखो तुम्हारे अंदर विचार की क्रिया चल, लेकिन अब वो बड़ा हो गया यहाँ पर 6 साल का, तो उसको क्रिया शब्द बता सकते भैया इसमें एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, किसी भी में बातें हुई थी, हम पटाखे जलाते तो छोटे बच्चों को ये मजा आता है। हाँ, पर लेकिन एक्चुअल में जो बच्चे के साथ संवाद होता है कि ये मजा क्यों आ रहा है, ऐसा ही नहीं कि पटाखा जलाते हैं तो धुआं सब कुछ होता है तो अपने अंदर जाता है, वो ध्यान नहीं जाता है बच्चे को। हम बच्चे को ये पता करते हैं, तो संवाद हो पाता है कि सब साथ साथ होते हैं, वो खुशी देखकर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पटाखे फोड़ते हैं तभी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता है। सब साथ साथ मिलकर जो खुशी होते हैं सबकी स्मैश में, वो वही ऐसा बातचीत कर सकते हैं। बट ये कंक्लूजन मतलब हमको भाषा संवाद इस तरह से रखना हो कि ये कंक्लूजन तक वो खुद पहुंचा हो, मतलब सारा कमाल तो उसी बात का कि भाई आप बताएं इसे कंक्लूजन की, वो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि वो जो है यहाँ पे पहुंच रहा है कि भाई एक बच्चा जो है वो अकेले में खेल रहा है, एक बच्चा 2 लोगों के साथ खेल रहा है, या आप कभी अकेले में देख लो 2 लोगों के साथ खेल रहे हो, तो किस चीज का वजह ज्यादा आ रहा है, तो फिर वो अंतर उसको बता पाना। पर ये अच्छा है कि मतलब अगर हम आशा और विचार पे काम शुरू सोच रहे हैं और हम क्लास 1 में बच्चे को बता पाए कि वो विचार कर रहा है, मतलब उसको पता चले कि मैं विचार कर रहा हूँ, रोबोटिक नहीं हो रहा है ना, और वो फर्क कर पाए, है ना, कि भाई जब भी मुझे कोई चीज करना होता है उसके बाद करूं कि नहीं करूं ये भी मेरे अंदर चलता है। इतना तो बच्चे को पता चलता ही है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें करता ही है कि भाई वो कभी टिफिन खाता है कभी नहीं, मतलब कभी खाना खाता है कभी नहीं। ये जो करना नहीं करने का भी जो हो रहा है उसमें भी क्या है, वो भी बेसिकली कहाँ से चल रहा है, विचार से चल। ऐसा हम अच्छा लगने और अच्छा होने के आधार पे इस थ्योरी पे काम कर सकते हैं, है ना। फिर हम इस पे आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये अच्छा है। तो ये जैसे कि आपने बताया कि कोई आपको पर्टिकुलर वस्तु पर आप अभी चर्चा होगी, हम व्यवहारिक जीवन से भी ये सीखा सकते हैं अच्छा होना और अच्छा लगने का। हाँ, और कई किस्से ऐसे होते हैं कि बच्चे अच्छा लगने के मूड में भी काम करते हैं और अच्छा होने में भी काम करते हैं। वैसे ही बच्चों
आपके तरफ से होता ही है। और फाइनली अगर हम ये बताना कि फाइनली अगर वो विचार से अच्छा तय होता है तो वो आगे, भाई जैसे मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा होता भी है ना, इसलिए वो आगे फायदा करता है। और मैं जंक फूड इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा लगता है, तो वो आगे जाके जो है वो करता है। તમારા વિરોધથી કોઈ નોકડાઉન કરે છે તમે જ કરો તો ઘણી બધી ચર્ચા થઈ નહીં. अभी मैंने अयोध्या में मैं था, तो जिनके मैं स्कूल में मतलब उनके टीचर्स के साथ था, पर उन्होंने कहा बीच में एक दिन उन्होंने 2 घंटे अपने बच्चों के साथ भी बात करने को कहा। तो मुझे लगा 2 घंटे में क्या बात की जाए बच्चों से, तो फिर वो हैप्पीनेस से शुरू करते हैं कि भाई आप जो भी करते हो हैप्पीनेस के लिए करते हो। तो हैप्पीनेस जो है वो मतलब हैप्पीनेस कैसी चाहते हैं, कंटिन्यूस चाहते हैं, और फिर फाइनली ये है कि भाई वो मिलती तो है नहीं। तो फिर मैं वहां पे एक नया शब्द लेके आगे आया कि मैंने कहा कि देखो, एक जिसको हम कभी कभी हैप्पीनेस समझ रहे हैं, बेसिकली वो प्लेजर है। तो मैंने प्लेजर और हैप्पीनेस के शब्दों से उनको इधर ध्यान दिलाया। तो हैप्पीनेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम प्लेजर को ध्यान में रखें। जैसे खाना खा के मतलब जंक फूड खा के मजा आ रहा है, प्लेजर और हैप्पीनेस दो अलग, तो वही अच्छा लगना और अच्छे होने की बात। तो कई तरह के शब्द आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी पूछ रहे थे आशा का कैसे करें। बेसिकली पहले तो मतलब आप फेजेस वाइज कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरे स्टैंडर्ड ये करना। तो पहले तो आप प्राइमरी या फिर सिंपल ध्यानाकर्षण ये करवाएं कि देखिए, देख सकते हैं कि नहीं कि आप कुछ आशा कर रहे हो, ठीक है। तो आपने आपके अंदर ये हो रहा है कि आप कर रहे हो। तो भैया ने जो कहा वो रोबोटिक वाला नहीं, जैसे आप चाहना के साथ आशा को जोड़ सकते हैं। कि मेरे आपके अंदर कुछ चाहना हो रही है कि मुझे आज है वो रिसर्च में ये नाश्ता करना है, यार आज मुझे पढ़ने जाना है, मुझे आज है वो होमवर्क करना है। तो ये सभी क्या है, चाहना। और आपको ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जो मतलब सार्थक दिशा में उसकी कल्पना को देते हैं। तो आप ये चाहना कर रहे हैं कि नहीं, आप देखो। तो आप जो चाहना कर रहे हैं वो चाहना सुखी होने के अर्थ में ताकि आप सुखी हो जाए, उसी को आशा कर। और ये आशा आप जो कर रहे हैं उसको आप मतलब चेंज भी कर पा सकते हैं। जैसे अभी आप आशा कर रहे हैं कि मुझे ये खाने की इच्छा होगी, मान लो मुझे कुछ बाहर से चिप्स खाने की इच्छा, फिर मैं इसके ऊपर सोचती विचारती तो चिप्स खाना है वो सही है कि नहीं। अभी तो मुझे वो सही लग रहा है, और मम्मी ने तो ऐसा बताया था, आपने तो शिक्षिका जी ने तो ऐसा बताया कि हमारे शरीर के लिए बाहर के चिप्स है वो तो सही नहीं है। तो जो विचार है वो क्या कह रहा है, ये अच्छा तो लग रहा है पर सही नहीं है, और आशा कह रही है करना चाहिए। तो ये दोनों क्रियाएं मेरे अंदर हो रही। पहले प्राथमिक इतना है, निर्णय कुछ। आप सब इसको देख पा रहे हैं कि दूसरे पेज में हम यहाँ पे ध्यान आकर्षण करवा सकते हैं कि आशा से बड़ी क्रिया विचार। तो जब भी हम उनको मौका दें कि आप तय करिए कि आशा जो हो रही है कि मैं चिप्स खाता, तो विचार में कई सारी चीजें हैं वो आपके सामने खड़ी। एक तो कि मम्मी ने कहा है, पापा जी ने कहा है, शिक्षिका जी ने कहा है, स्कूल में नहीं खाना ऐसा मना है। तो विचार पूर्वक तो निर्णय ये हो रहा है कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए।
तो अब आप है वो तय करिए कि आपको क्या लगता है, किस चॉइस के साथ जाए तो मैं ज्यादा खुश रहूँ। तो स्वतः ही बच्चा नहीं खाना है वो सही है। क्योंकि वैसे भी सहज इबादत तो सहज है, जो स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसकी सहज स्थिति, तो सहजता से वो जो सहज बातें हैं उसको ही स्वीकार करें। लेकिन मान लो ऐसा आता है कि नहीं, मन उसका हावी हो जाए, आशा ये खाना सही, तो फिर आपका वो क्या है, तो उसका ध्यान आकर्षण करवाना, विचार करवाते कि देखो उस मित्र ने ऐसा खाया था, आपको पता है हमने वो वीडियो देखा था जिसमें खाने से भी वो बीमार पड़ गया था, पेट में दुखने लगा था। फिर आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपका ध्यान है वो पढ़ने में लगता है, और आपको तो पढ़ना है, समझदार जिम्मेदार बनता है, तो क्या लगता है आप समझते हैं। तो इस हिसाब से ये सब चीजें हैं वो, ये मैं विचार करता हूँ, ये मेरे अंदर शक्ति है करने, ऐसा बार-बार है वो ध्यान। जैसे अलग-अलग एग्जाम्पल को लेकर, जैसे होमवर्क का एग्जाम्पल कि आपको होमवर्क दिया था, तो घर पे जाके आपकी इच्छा हो, मतलब आशा आपको होती है कि नहीं अभी तो होमवर्क नहीं करना, करना चलेगा। तो फिर आप विचार करते हैं तो आपको क्या लगता है कि शिक्षिका ने कहा है करना भी है, नहीं करेंगे तो मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी पसंद नहीं करने ना करना, विचार तो कहता है कि करना चाहिए। इस तरीके से पहले फेज में ये मेरे अंदर हो रहा है और मैं इसको कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मार्गदर्शन। दूसरा है उसमें निर्णय प्रक्रिया में विचार को प्राधान्य, विचार को निर्णय। अभी अगर हम विचार में देखें तो अपने लिए नहीं लेते, बच्चों के साथ विचार में ही बुद्धि में न्याय कर्म शक्ति और क्रिया। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट का जो सहज चयन है वो न्याय कर्म शक्ति में हो, उसके लिए उसे प्रेरित हो और वही सुख है, ऐसा तो एक ये चर्चा होगी। दूसरा जो अच्छा लगना और अच्छा होना, उस एक्सरसाइज के आधार पर आशा और विचार मेरे अंदर शक्ति के रूप में है और ये मैं कर रही, मैं जिम्मेदार, ऐसा भी क्या लगता है। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहता है? मूल रूप में बच्चे का ध्यान जाए मेरे अंदर ये क्रिया या फिर शक्ति, अभी शक्ति शब्द यूज किया, तो शक्ति मेरे अंदर ये करने की है और मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली भैया ने जैसे कहा कि खुद की तरफ ध्यान देने का एक्सरसाइज, बल्कि हम इसे मन की शक्ति के नाम से भी कोई एक टॉपिक दे सकते हैं कि भाई हमारे मतलब अभी हम ये ना बोले कि माना जाए कुछ लेयर है, और हम ये तो बोल सकते हैं कि हमारी मन की क्या क्या शक्ति है। तो एक शक्ति है जो चीजों को पसंद कर रही है, तो दूसरी शक्ति उन चीजों को देख रही है कि वो काम किया है कि नहीं। तो ये विचार शक्ति हो गई, ये ऐसा शक्ति के रूप में भी बढ़ा सकते। और देखिए क्योंकि अभी तो हम सिर्फ स्कूल में इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, एक दिन ये क्लास 1 के बच्चे धीरे धीरे आगे 9-10 में पहुंचेंगे तब तक अलग बात, पर अभी तो हमारे पास है, तो बाकी लोग भी मतलब इसको यूज कर सकते हैं। ये जो बच्चों को ये ध्यान दिलाना कि देखो हमारे अंदर ये हो रहा है कि हम चीजों को पसंद करते हैं और फिर उसमें करें कि नहीं करें, और इसको करें तो क्यों करें, ये हमारे अंदर चल रहा है। इसको लेके बड़ी क्लासों में भी काम हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि छोटे बच्चों में ये करके मैं खुश सुखी होता, तो बच्चों को सुखी होता हो वही सिखाना या खुश होता? खुश शब्द है ज्यादा। हमने सुना સવાલ છે એવું લાગે સરસ, હા કેમ કે આને સંવાદ કરેલો પણ મને એવી નથી ખબર કે આ ટોપિક આશા વિચારનો છે. પણ એક દિવસ એક છોકરું એટલે સ્કૂલમાં બધા છોકરા જોડે ઘોડા પેન્સિલ જોઈએ છે ને, તો ઘેર જઈને એને જીદ કરી, એટલે એના વાલીનો ફોન આવ્યો મને કે બેન આ રૂંવા છે, અને તો એને વાલીએ એને લઈ આપી હતી.
એટલે પછી મેં સ્કૂલમાં આવીને એવું કર્યું કે બધી પેન્સિલો ભેગી કરી એકદમ નાની પેન્સિલ હોય, મોટી પેન્સિલ હોય, ઘોડા પેન્સિલ. પછી મેં કીધું કે આનાથી લખો બધાએ લખ્યું તો લખાણ તો સેમ જ હોય, તો મેં કીધું કે બધું સેમ જ લખાય છે, તો તમે કેમ ઘોડા પેન્સિલની જીદ કરો છો ઘરે જઈને? એટલે મતલબ એની એક આશા હતી કે હું એ ઘોડા પેન્સિલ લઉં, પણ એને એવો વિચાર નતો કે સાદી પેન્સિલથી બી લખી શકાય, નાની પેન્સિલથી બી લખી શકાય, ઘોડા પેન્સિલથી બી લખી શકાય. તો પછી એમને એ બી વિચારે તો હવે તો એ લોકો નાનું રબડ હોય તો ફેંકી નહીં દેતા. નહીં તો પહેલા તો શું કરતા કે એક ડબ્બો રાખી દો ને એમાં મૂકી દે, એમનું રબડ નાનું હોય તો નાની પેન્સિલ થાય ને તો મૂકી દેવાની, એથી લખવાનું નહીં. તો એ લોકો હવે એ યુઝ કરી શકે છે એમ. અને હવે નવું પેન્સિલ લાવવાની જગ્યાએ જે ત્યાં પડ્યું છે ને એ બી લઈને એ લોકો વાપરે છે. કેટલું સરસ ધ્યાન આકર્ષણ. ખાલી જો નાના સ્ટાન્ડર્ડમાં તો ધ્યાન આકર્ષણ જ કરાવવાનું છે, એટલું સરળ છે. તમારે મોટા સ્ટાન્ડર્ડમાં એને વિચારપૂર્વક, લોજિકપૂર્વક કન્વિન્સ કરવાનું. નાના સ્ટાન્ડર્ડમાં છે એ તો બહુ સહજ ધ્યાન આકર્ષણ જ કરાવવાનું. એનું આવું નહીં, આ વસ્તુ આગળ જતા સદુપયોગ પ્રયોજન સાથે સુધરી જશે. ત્યાં સુધી બહુ સરસ. બસ આ જ છે, બરોબર. એટલે મને ખબર નથી કે આ ટોપિક આશા વિચાર પર છે, પણ આ મેં કરાયેલું છે. એકચ્યુઅલી આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જે સહયોગ આજ્ઞા પાલનમાં કરીએ છીએ કે સ્વચ્છતામાં કરીએ છીએ, બરોબર, તો એ જીવન ક્રિયામાં જ થાય છે. સમજો તમારે ખાલી છે ધ્યાન આકર્ષણ કરાવવાનું છે કે આ મારી અંદર શક્તિ છે એટલા માટે આ થાય છે. તો આ બધા જ એક્ઝામ્પલ શક્તિ સ્વરૂપે તમે સમજાવી ઓળખ જ કરાવવાનું. અને ઓળખ કરાવવાથી ફાયદો શું છે કે મારી અંદર આ બ્લુપ્રિન્ટ પડેલી છે એ ધ્યાન જવાથી માર્ગદર્શિકા મારી અંદર તૈયાર થઈ જશે. મારે હવે કઈ દિશામાં આગળ જવાનું. મને ખબર હોય કે મારા તુલના ન્યાય ધર્મ સત્યમાં લાભ છે, 6 પ્રકારમાંથી ન્યાય ધર્મ સત્ય કરવાનું એ છે નિરંતર સુખકારી છે. તો મારી પાસે માર્ગદર્શિકા આવી કે મારે ભાઈ શું પૂજન કરવાનું છે. ત્યાં સુધી મારી પાસે કઈક એવું રફ આઈડિયા હતો, બ્લુપ્રિન્ટ વિના. તમારે કઈક સારું કરવું. સારું જનરલી આપણે એમ કહેતા હોય છે સારું શું છે અને એ કરવાથી હું સુખી થાઉં છું, એની સાથે તાર કનેક્ટેડ. हाँ भाई आप कुछ? हाँ नहीं, मतलब मैं यही बोल रहा था कि अगर हम थोड़ा सा और कोशिश करें, मतलब अगर हमारे को थोड़ा आइडिया और साफ आता है तो हम बड़ी कक्षाओं में, मतलब कक्षा 5 के बाद से कम और कुछ नहीं तो कम से कम प्रिय और हित दृष्टि के बीच का फर्क भी आराम से बता सकते हैं। तो ये कब कैसे काम कर रहा है हमारे अंदर, इस पर ध्यान दिला सकते हैं। कुल मिला के धीरे धीरे उनका अपने अंदर की क्रियाओं पे ध्यान जाने लग गया। तो जहां तो फिर आप, अगर आपको पक्का पता चलता है ना, तो फिर आपको अपने सब्जेक्ट में ही नजर आने लगता है। फिर आपको हर कहानी में नजर आने लगता है कि बेसिकली हम इससे कहाँ ध्यान देता है। ठीक है, आगे उसके आगे है वो मानव लक्ष्य के ऊपर क्वेरी है। अच्छा, मानव लक्ष्य में है वो, ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सिंपल रखा था। एक तो पहले स्टैंडर्ड 1 में है वो शाब्दिक रूप में हमें प्रस्ताव करना, तो शाब्दिक रूप में स्वीकार हो जाए, बच्चों को पूछने से ही भाषा के रूप में उनके अंदर आए भाई हम मानव है, हम मानव जाति के मानव है, हम सभी मानव है, वो एक समान भी है और हम सभी का समान लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व है। तो बोलने के रूप में मानव जब भी पूछे तो ये बोल पाएगा मानव लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, ये मानव लक्ष्य है। या फिर सहअस्तित्व की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं कि समाधान समृद्धि अभय और प्रकृति में संतुलन। ठीक है, तो पहला स्टेज में ये। दूसरे स्टेज में समाधान मतलब क्या, तो कि जब हम परेशान होते हैं तब हम समाधानित नहीं। तो हमें परेशान रहना है या हमें परेशान नहीं रहना है? तो लगता है कि हमें हमेशा परेशान नहीं। गुजराती में कहूं तो તમે મૂંઝવણમાં હોય ત્યારે તમને ગમે છે તમારી પાસે કંઈક છે એ પ્રોબ્લેમ હોય. પ્રોબ્લેમ શબ્દ સમજો, ધોરણ 1 માં કયો શબ્દ સમજો પ્રોબ્લેમ માટે? કયો તકલીફ. તકલીફ સમજો ભાઈ, આપણે છોકરાઓ તકલીફમાં હોય ત્યારે આપણને છે સહજ લાગે એટલે
મજા આવે છે કે સલાહ. તો એનો અર્થ શું થયો? આપણે હંમેશા શું જોઈએ છે? શેમાં રહેવું છે? તકલીફ વિના રહેવું. તકલીફ વિના રહેવું એને શું કીધું? હંમેશા ખુશ રહેવું છે. એને શું કીધું? હંમેશા સમાધાન. કેવી રીતના કરવું જોઈએ? પહેલા તો શાબ્દિક રૂપમાં ક્લિયર, પછી એક એક શબ્દને છે એ સાવ સાધારણ નાના બાળકોના છે શબ્દ ગુજરાત. તમને છે એ કઈક તકલીફ હોય તો તમને મજા આવે છે, ગમે છે? તો કે ના, નથી ગમતું. જેમ કે તમારી પેન્સિલ ખોવાઈ ગઈ, નાના બાળકો માટે તો તકલીફ જ છે. ઉદાહરણ આપું, નથી ગમતું. તો આ છે એ તકલીફ. તો એ તકલીફમાંથી બહાર આવવાની ઈચ્છા થાય છે. જેમ કે તમારા મમ્મી છે એ તમારી નારાજ થઈ ગયા, તો આ તકલીફ છે. તો આ તકલીફમાંથી બહાર આવવાની ઈચ્છા થાય. તો આ તકલીફ ન હોય એને કીધું સમાધાન. એમ કરીને સમાધાન શબ્દને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો. શબ્દ સમાધાનને એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો. કારણ કે ભાષા રૂપમાં નહીતર બોલશે. પણ સમાધાનની વ્યાખ્યા નાના લેવલ બાળકો. તો ભાઈ જ્યારે આપણે કોઈ સમસ્યા હોય, કોઈ તકલીફ હોય, પછી એ વસ્તુ ખોવાઈ જવી કે કોઈ અણબનાવ થવો મિત્ર સાથે, મમ્મી સાથે, બરાબર, એના કારણે નારાજ થવું, એ સમાધાન નથી, તકલીફ છે. એટલે બે ડોમેનની તકલીફ. તો એ આપણે જોતી નથી. એટલે આપણે હંમેશા શું ઈચ્છીએ? સમાધાન. તો મારું લક્ષ્ય શું છે? સમાધાન. પછી સમાધાનની સાથે સાથે સમૃદ્ધિ એ છે. સમૃદ્ધિ એટલે શું? તો કે મારે અમુક વસ્તુ એ જોઈ છે ને, રમવા માટે, ભણવા માટે, ખાવા માટે, પીવા માટે. આ વસ્તુ ન હોય તો મને ગમે છે કે નથી ગમતું? પૂરતી હોય તો આ વસ્તુ મારી પાસે પૂરતી હોય તો હું છે આરામ માનું. જેમ કે મમ્મીએ તમને છે રિસર્ચમાં નાસ્તો મોકલ્યો, પણ નાસ્તો થોડોક જ હતો, તમારે જરૂર હોય એટલો ન. તો તમને છે ઠીક લાગે? ના, નથી. આ અંદરથી છે ગમતું નથી. થોડા ગુજરાતી પકડ રહો. फिर दूसरा स्टेप में ये कहना, अच्छा आपको जितना चाहिए उतना ही नाश्ता है वो ठीक लगता है नहीं? कभी कभी हमारे मित्र भी हमारे पास से मांगते हैं तो हमें थोड़ा और ज्यादा लेना है ताकि मेरा भी पेट भर जाए और मैं किसी को मतलब किसी के साथ में शेयर भी करूं. तो उसी को कहा समझो. तो मेरी पास जो वस्तु है वो इतनी है कि मैं आराम में रहता हूं. तो उसी को कहा समृद्धि. तो मेरा लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय. जब हम डरते हैं, आपको लगता है क्लासरूम में टीचर है वो डांटेगी, तो आपको क्या लगता है? आपको डर सही लगता है? नहीं लगता. ठीक है, आपको घर में मम्मी पापा डांटेगी ऐसा जब फील होता है, महसूस होता है, तो विचारो तो त्यारे साરું ના નથી. તો જ્યારે આવું ન હોય ત્યારે આપણને કેવું લાગે છે કે હા હવે સરસ, મને બીક નથી કે મને કોઈ डांटશે, ખીજાશે. તો આ એ મારી ચાહ છે કે નિર્ભય રહેવા. તો નિર્ભય શબ્દ છે એને આખી લાગે તો ડાયરેક્ટ અભય જ છે. આને જ કીધું બાળકો અભય. તો મારું લક્ષ્ય શું છે? અભય રહેવું છે. તમને છે એવું ખીજાવ તો તમે અહીંયા હરખાઈ ભણી કે ન ખીજાવ કે ન ખીજાવ. ક્લાસમાં છે એ આને કીધું અભય. સમાધાન, સમૃદ્ધિ, અભય એ પણ મારું લક્ષ્ય છે. બરોબર. પછી કીધું પ્રકૃતિમાં સંતુલન અથવા સહઅસ્તિત્વ. તો પ્રકૃતિમાં સંતુલન કહીએ તો તમારે પ્રકૃતિ તરફ ધ્યાન દેવાનું પડે. ધોરણ 1 ના ભાગ છે. એમ કહેવાનું કે તમે આમ ઘરમાં જુઓ છો, રસ્તા ઉપર આવો છો, સરસ મજાની હરિયાળી છે, વૃક્ષો છે. આ વૃક્ષો છે એ હોય જ નહીં તો તમને ગમે? તમારા ઘરમાં છે એ વૃક્ષો ના હોય તો તમને ગમે? તમને કેવું લાગે કે એવો રોડ છે કે રોડ પર કોઈ વૃક્ષો? તો જ્યારે આપણી સાથે છે માણસો છે
બધું વૃક્ષ વનસ્પતિ એ છે તો ત્યારે આપણું મન છે એ ખુશ રહે, પ્રફુલ્લિત રહે. આને જ કીધું પ્રકૃતિમાં સંતુલન. આ રીતના છે એ પ્રકૃતિમાં સંતુલન. તો આ રીતના છે એ મારું લક્ષ્ય શું છે તો કે આ બધી જ જગ્યાએ છે એ પ્રકૃતિ અને માનવ લક્ષી સમાધાન સમૃદ્ધિ પૈસા આ રીતના છે એ વર્ષમાં ભણાવવાનું. એક વર્ષમાં તો આટલું ભણાવે ધીમે ધીમે ચાલુ કરી. એટલે ભણાવે છે પણ એ મને દિશા ખબર નથી કે કઈ રીતે હું આપણા બધા માટે આ નવું છે એટલા માટે. પછી હવે તમે એકવાર ભણાવશો એટલે તમને પોતાને છે આમાં એટલા બધા નવા દાખલાઓ એ તો મને કે હાલ તમે કીધું તો બી મને 2-3 યાદ આવી. હું આ કરું જ છું પણ મને એ ખબર નહીં કે આ માનવ લક્ષ મતલબ અભય છે, સમૃદ્ધિ છે કે ઘણી વાર આપણે આ વસ્તુ કરતા હોઈએ પણ એક્ઝેક્ટલી એની ડેફિનેશન ના ખબર હોય કારણ આજ આપણા આજ તરફ આપણે બાળકો લઈ જઈએ. પછી आगे चले બસ शरीर स्वच्छता उसके बाद शरीर स्वच्छता में तो कुछ है शरीर स्वच्छता नहीं है इसमें शरीर स्वच्छता में है ना एक मुझे ये ऐड करने का मन हो रहा है कि आप ऐसा ऐड कर सकते हैं कि शरीर स्वस्थ क्यों रखना है ताकि मैं अच्छी तरीके से समझ सकूं, पढ़ सकूं, क्योंकि वो समझदार जिम्मेदार बनता है वो तो आगे चलने से. तो जब मेरा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो मेरा मन नहीं लगता काम करने में, पढ़ने में, बात करने में. तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ पाऊं ताकि मैं समझदार जिम्मेदार बन पाऊं. तो અહીંયાથી છે શરીર સ્વસ્થતાની પ્રયોજન જોડાય છે. નહીતર છે શરીર સ્વસ્થતા કરીને ભોગવવા માટે એટલા શરીરને ભોગવવા માટે શરીર સ્વસ્થ નથી. પ્રયોજન શું છે શરીર સ્વસ્થ રાખીને? સમજુ બનવું, જવાબદાર. તો એ કામ તમે એડ કરી. પછી આમાં શું તમને ડાઉટ હતો? સંબંધમાં વપરાતા શબ્દો વડે વાક્ય રચના હતો. મતલબ આ શું કરવા માટે વાક્ય રચના બનાવી પડે? એટલે વાક્ય રચના બનાવવાનું શીખવાડવા માટે. એટલે ગુજરાતીમાં જે વાક્ય પાઠ છે. એટલે ગુજરાતીમાં જે વાક્ય રચના મતલબ જે ગુજરાતીમાં જે વાક્ય લખો એ આ પ્રમાણે લખાય એમ. हाँ, એમાં આપણું કેન્દ્ર છે અત્યાર સુધી શું હતું? 12वीं वस्तु अभी तक हम भैया सेंटेंस फॉर्मेशन गुजराती में सिखवाते हैं. उसका केंद्र क्या रहता था कि ये मतलब बाहर की चीजें हो ज्यादा. तो पहला हमारा केंद्र है वो क्या रहना चाहिए? संबंध. तो संबंध में जो भी शब्द यूज होते हैं उसके आधार पे वाक्य यानी सब मिला के हमारे जो भी हम कार्य करते हैं अल्टीमेटली उसका दिशा है सभी की एक ही जा रही है सर, ताकि बच्चे का बारी बारी से सब जगह पे ध्यान आकर्षण है वो संबंध के ऊपर. क्योंकि जब मैंने अभ्यासक्रम डिस्कस किया तब कहा था कि स्टैंडर्ड 5 तक हमारे पास समय है कि हम उसको जिस दिशा में पॉइंट करना चाहें वो कर सकते हैं. तो इसीलिए अभी जितना भी हम पढ़ा है उसमें सबसे सत्ता केंद्र है वो संबंध. और भी वाक्य रचना बना सकते हैं. संबंधता है उसके बाद उसके आसपास के परिवेश की जो भी चीज है उसके साथ, लेकिन पहला प्रायोरिटी है वो संबंधों से जुड़ी हुई बात. बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड. नेक्स्ट कौन चलेगा? कोई પણ વાક્ય રચનામાં શાળામાં આ
आप जब कपड़े पे टॉपिक रखते हैं ये नहीं लगता ना कि हम आपकी और उसके बाद बाकी बरोबर सर प्रस्तुति में बताओ तो सबसे पहले मतलब जो मेन होगा है टीचिंग का और बात करेगा ड्राइंग का, तो उसमें से थोड़ा पहले हम चर्चा करेंगे उसके बारे में और उसके थोड़े टाइम बाद हम हमारा चालू करेंगे। उसमें कुछ पहला है લાઈટ થાય ને એટલે એવું લાગે કે ચાલો बच्चों को मतलब कि ये पता होना चाहिए कि मैं सोचता हूँ और मैं कल्पनाशील हूँ। तो डायरेक्ट हम उन्हें ये बताएंगे कि मैं कल्पनाशील हूँ, तो मतलब पहले तो ये वर्ड है, सोचना तो ठीक है कि सोचना क्या होता है वो समझ लेंगे, लेकिन कल्पनाशील क्या है? कल्पनाशील सीधा आएगा तो पहले तो ये वर्ड ही उन्हें बहुत भारी लगेगा। तो उसके लिए पहले तो ये बोलना ही नहीं है, उन्हें सबसे पहले ये एक्टिविटी ही करानी है कि जैसे कि हमने यहाँ पे 2-3 एक्टिविटियां लिखी हैं कि जैसे कि हम आपको कोई हमें आपको एक अगले जो टास्क में हम आपको रमत के लिए ले जा रहे हैं, खेल के लिए ले जा रहे हैं, तो आप सोच के आपको क्या लगता है, तो वो सोचेंगे तब कि शायद हमें ये खेल खिलाएंगे मैडम, शायद वो खेल होगा, मैं मेरे दोस्त के साथ रहूंगा। सपोज हम ये कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करो और आपके दिमाग में हम कहे कि अब सोचो कि सेब उनके दिमाग में आ जाएगा। फिर तो कहेंगे कि सेब मतलब कि लाल रंग का है, तो वो तो सेब कहने मात्र से ही उनके दिमाग में आ जाएगा कि सेब लाल रंग का है। उसके बाद सेब आधा है, आधा आपने खा लिया, तो ये भी वो सोचेंगे कि आधा मैंने खा लिया और आधा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि आप सोच सकते हैं, और आप सोच सकते हैं और सोचने मात्र से जो आपके दिमाग में दृश्य बन रहा है वो कल्पनाशील है, वो कल्पना है, और आप कल्पनाशील है, उस तरह से आप कल्पनाशील है। बहुत बढ़िया है। आई थिंक पहले ही लेवल में इतना बहुत गुड। इसमें लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो मतलब पूरा जो है उसी को साथ में मिला के कल्पनाशीलता होता है। सिर्फ मैं चित्रण कर पा रहा हूँ, इतना बात कल्पनाशीलता नहीं। हाँ, पूरा बढ़िया। तो जो दीदी ने अभी बोला कि उसमें मतलब वो वाली स्टोरी हमने थोड़ा सा एक्टिविटी लिखा है, और उसके बाद मतलब वो हमें उसके साथ ही बोलना है बच्चों की कि देखा आपने सभी ने, मतलब जो भी यहाँ पे जो शिक्षिका जी बोल रहे हैं और वो सभी के बच्चों में एक साथ चित्रण उसका हुआ है दिमाग में। तो मतलब वो जो विचारने की जो शक्ति है वो सभी में एक समान है, और एक ही जो उनकी स्पीड होती है वो भी एक समान ही होती है। फिर दूसरा एक जन्मदिन की थोड़ी चर्चा में लिखी है, तो वो थोड़ा हम करेंगे। टाइम चर्चा लगे संवाद पूरो कैंप संवाद आपको से તમે એવું હોય તો સમજાવી। तो दूसरा हमने एग्जाम्पल उसमें लिया है जन्मदिन का। तो मतलब बच्चों से पूछेंगे पहले कि मतलब आज क्या है, आप सबको पता है? तो उसमें काफी बच्चों को पता ही होता कि आज इसका जन्मदिन है, इसका जन्मदिन है, वैसे करके। तो ऐसे कोई बच्चे का नाम लेके बोले कि ये भाई जी का जन्मदिन है, तो फिर वो खड़ा होगा बोलेगा कि मैं सबके लिए रेवड़ी लाया हूँ, ऐसे करके। तो फिर उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि चॉकलेट जो है हमने क्यों स्कूल में बैन की है, वो तो उसके ऊपर एक चर्चा हो जाएगी उसमें। और उसके बाद अभी
मेरा जन्मदिन है, आप सबका दूसरों बच्चों जो है क्लास में तो उनका जन्मदिन आए तो वो उस दिन क्या करेंगे, तो उसका थोड़ा हुआ एग्जाम्पल हमने लिखा है। फिर बच्चे पूछेंगे कि शिक्षिका जी आप अपने जन्मदिन पर क्या करते हो, तो थोड़ा जो मैं अपना पार्ट जो है शिक्षक का तो वो उसमें इन्वॉल्व करने वाली हूँ, वैसे वाला। और उसी में भी हम एक विचार और कल्पनाशीलता का उसमें एड ऑन करेंगे। बढ़िया, एकदम ठीक। फिर दूसरा लिया है संबंधों में प्रयोजन। तो उसमें जो मतलब आगे की क्लास में जो चर्चा होगी उस पे थोड़ा हम ध्यान ज्यादा देंगे। और उसके बाद हम हमारे क्लास में शुरू करेंगे कि सबसे पहले जो विद्यार्थी है, जो भाई जी बहन जी, तो उनको घर पे जाके मतलब जो मम्मा जी और पिताजी जो है तो जो क्या क्या काम कर रहे हैं पूरे दिन में, तो उसका पहले उनको निरीक्षण करना है कि आपकी मम्मी है तो सुबह उठ के क्या क्या काम करती है सबसे पहले। और आप जब वापस घर जाते हो स्कूल छूटने के बाद तो तभी भी आपकी मम्मी क्या काम करती है वैसे वाला। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब बच्चा करके आए उसके दूसरे दिन हम लोग उसमें प्रश्न करेंगे बच्चों से कि आपने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या ध्यान दिया, ऐसे करके, और उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हम सिर्फ लिखने मात्र से कहेंगे तो वो सिर्फ होमवर्क के लिए मतलब कि लिख डालेंगे, किसी को पास बिठा के कि 10 सेंटेंस मुझे लिखने हैं तो ऐसे ऐसा मम्मा जी करती है और वो लिख डालेंगे। लेकिन निरीक्षण ही करने को कहना है कि वो पूरे दिन क्या करती है वो आपको आके बताना है, Right. तो निरीक्षण में ध्यान रखें। इससे फिर क्या है कि जो आशा विचार इच्छा कल्पना सीखता है वो भी डेवलप, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने से एक्चुअली अगर आप देखें तो अभी की शिक्षा में जो ऑब्जर्वेशन पावर है, स्किल है, वो मिसिंग। धीरे-धीरे और उसी में मतलब जो प्रश्नोत्तरी जो बच्चों के साथ हम लोग करने वाले हैं तो उसमें ही मतलब हम उनका सहयोग की भी बात करेंगे कि अगर मम्मी ने अकेले इतने टाइम में ये काम किया है तो थोड़ा सा सहयोग आप उसमें कर देंगे तो हम कैसे वक्त का यूज हम वो कर सकते हैं। फिर मतलब जो हमारी बुक आपने जो की थी सजेस्ट, उसमें जो कविता है छोटी सी मम्मी जी के ऊपर वो, और फिर उसके नीचे जो दूसरा पिक्चर है उसमें मतलब पापा जी और माता जी दोनों का है नीचे वाले में। कहा तो हिंदी भाषा तो गुजराती करना हाँ गुजराती कभी અને પછી फिर ऐसे ही मतलब इंग्लिश में भी जो बुक भैया ने दी है सजेस्ट उसमें भी है ही मम्मी जी पर पापा जी पर, फिर मतलब खाने के लिए जो आपने दी थी उसमें, और मतलब स्कूल के ऊपर भी है थोड़ा पुलिस मैंने किया है। और ये जब हो जाए सब ये मतलब पूरे मतलब वीक तक ऐसा चलेगा और उसके बाद बच्चों को हम लिखने के लिए देंगे घर से खुद। फिर आगे बात करूं शिक्षक के चरित्र पर जो ध्यान आकर्षण करने की बात थी जो उसमें उससे, तो उसमें भी हमने सार्थक संवाद लिखा है बच्चों के लिए कि उसमें जो शिक्षक के चरित्र पर ध्यान आकर्षण करने का, उसके बाद उनकी जी यूज कर धीरज धीरता। हाँ मतलब कि शिक्षक के चरित्र पर ध्यान आकर्षण, फिर उनकी समृद्धि और वो जो वो श्रम था उसके लिए हमने संवाद लिखा है पूरा। कि जैसे कि टीचर ने उनको होमवर्क दिया, स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया होगा तो पूछते हैं दूसरे दिन कि होमवर्क कौन अच्छी तरह से करके आया है, तो एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने कंप्लीट किया है, तो टीचर उन्हें पूछते हैं कि आपको किसने हेल्प की, तो वो बोलता है कि मैंने अपने आप से ही कंप्लीट किया। तो टीचर बोलती है कि आपने अपने आप से कंप्लीट किया लेकिन फिर आपको लिखना किसने सिखाया, तो वो बोलता है कि मम्मा जी ने सिखाया सबसे पहले। उसके बाद टीचर कहेगी कि आपको मतलब कि स्कूल आने के बाद आपको किसने सिखाया, तब वो कहेगी शिक्षिका जी ने। तब शिक्षिका जी कहेगी कि आपको और क्या क्या सिखाया, तब वो कहेगी कि 12 अक्षरी सिखाई, सेंटेंसेस सिखाए, गिनती सिखाई, वो सब कहेंगे। तब सॉरी हाँ, तो मतलब कि इस तरह से वो कहता है कि ये सब हमें शिक्षिका जी ने सिखाया। तो शिक्षिका जी कहती है मतलब कि वेरी गुड, आपको ये सब ध्यान में तो रहा। फिर मैंने आपको दूसरी बात स्टोरी सुनाई थी, उसमें से आपको क्या याद रहा,
तो स्टूडेंट कहते हैं कि आपने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें से हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और सबको संबोधन से बुलाना चाहिए। तो टीचर पूछते हैं कि आपको उसमें से आपने किसकी मदद की, तो स्टूडेंट ने जो जो मदद की थी वो उन्होंने बताया, उस संवाद में हमने लिखा है। और उसी तरह टीचर कहते हैं कि आप जानते हैं कि मुझे भी ये सब मेरे टीचर ने, मेरे शिक्षिका जी थे, उन्होंने सिखाया था कि सबकी मदद करनी चाहिए। और आपको पता है इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी उन्हें मिलती हूँ अब तो उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। तो इसमें से आपको क्या समझ में आया? तो स्टूडेंट कहेगा कि हमें हमेशा हमारे जो शिक्षिका जी हैं उन्हें इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहिए, इस तरह से। ये आपने खुद लिखा है? हाँ हाँ बढ़िया लिखा है। मुझे तो ऐसा लगा कि हिंदी में उस बुकलेट में होगा आपने नहीं, खुद बनाया। तो यहाँ से मुझे एक वो आ रहा है, आप देखिए कि वो कितना एप्लीकेबल है। अगर आप क्लास 1 में ऐसे तो रोज ही करेंगे, पर हफ्ते में कोई एक पीरियड आप सार्थक संवाद पे रख दें, मान ले लें, और उसमें हम अलग अलग टॉपिक, जैसे ये भी एक, किसी दिन आप कल्पनाशीलता पे बात कर रहे हैं, किसी दिन आप सहयोग पे बात कर रहे हैं, किसी दिन आप वस्तु के सदुपयोग पे बात कर रहे हैं, किसी जो भी आपको लगता है, जो भी आपने टॉपिक चुना। हाँ, मतलब जो भी, मतलब बाकी अभी दिन तो खैर आप करेंगे ही, रोजमर्रा हाँ। की क्लास में करेंगे, पर एक दिन बच्चों को, मतलब बच्चों के भी मन में है कि आज कुछ स्पेशल बातचीत होने वाली है, इसको सार्थक संवाद बोलते हैं। और उसी संवाद में हमने श्रम और समृद्धि को भी ऐड किया है, इसी तरह संवाद में पूरा। उस संवाद का टॉपिक पहले से भी तय हो सकता है, हाँ। और कई बार ये हो सकता है कि मान लीजिए क्लास में कुछ घटना घटी या बच्चों के बीच में, तो उस पर भी हम संवाद करें। शनिवार को जब प्लेलिस्ट डे होता है तभी संवाद कर सकते हैं। हाँ, या तो मतलब एक पीरियड मतलब बच्चों को भी ध्यान दें, तो बच्चे भी उस दिन तैयार होके आए। तो एक हमारा टाइम टेबल भी है कि इस दिन हम एक सार्थक संवाद करें, और कोई ऐसा संवाद करे इसके हिसाब से हम इसके बाद गेम खेलें, तो पूरा शनिवार तो क्लास में अगर हफ्ते में एक दिन कोई, बाकी दिन तो हो ही रहा है, तो उस दिन मतलब आप चर्चा कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और पूरे वीक का भी हम कर सकते हैं। कोई आज मतलब सार्थक संवाद कई टॉपिक हो सकते हैं कि ये हफ्ता का कैसा गुजरा, ठीक है, या मान लीजिए सहयोग पे कोई बात हो गई, तो सहयोग दसियों प्रकार के वो हो सकते हैं। एक बार देखो हमको पकड़ में आ गया ना कि मामला करना क्या है, तो फिर कुछ भी टॉपिक हमको मिले हम उसे अंदर मोल्ड कर ही सकते हैं, तो सार्थक संवाद का ही हिस्सा हो सकता है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं बालवाटिका में थी, मतलब तो भी बच्चे, आपसे भी मैंने शेयर किया था कि प्रार्थना के उसमें बाल गीत करवा रहे थे बच्चों को, सभी एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, और अंजलि दीदी और वो कौन दीदी आई हुई थी। अभी बच्चों को उन्होंने बोला कि धक्का मुक्की ऐसे बच्चे कर रहे, तो अभी मतलब मेरे बाजू में थी अंजलि दीदी, तो उसको मैंने धक्का से मारा, तो फिर वो ऐसा करके मुझे देखने लगे। तो फिर वैसे ही बात चर्चा की, नहीं मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, आप तो मेरी दीदी हो, बहन जी हो मेरी, तो आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर आपकी जगह मेरा भाई या मेरी दीदी होती तो मैं वैसा नहीं करती। तो ऐसे करके मैं सॉरी बोले, ऐसे करके थोड़ा नाटक कर दिया, तभी तुरंत की तुरंत। तो हम प्रयोग करें कि हम हफ्ते में एक दिन तो स्पेशली संवाद करेंगे सहयोग पे, कल्पनाशीलता पे, जो भी हम इस तरह की चीजों पे कर रहे हैं, और उसको टाइम टेबल में आ जाए। ऐसा ही संवाद वाला जो है, जैसे कि मैंने अभिभावक के जो ममता दीदी है, अनिता दीदी, जितने अभी तक मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने प्री प्राइमरी के लिए तो एम्फेसाइज किया ही है कि संवाद पे ध्यान दीजिए। सबसे जो बड़ी बात है वो उनका ध्यान आकर्षण करना, कि जिस तरह से आप उनके साथ संवाद करोगे वो आप इतने ही ज्यादा आपसे वो जुड़ेंगे। तो प्री प्राइमरी का मेन यही है कि वो आपसे एकदम जुड़ जाए, तो वही मेन उनका फोकस है। तो उसके हिसाब से जो भैया बोल रहे हैं, तो हम, क्योंकि उनकी जिस तरह से मैंने बात किया, तो मेरे ख्याल से वो जब बच्चे पहले जब स्कूल में आते हैं तो वो सीधा नहीं शुरुआत करते, वो संवाद से ही कोई भी टॉपिक, जैसे कि अच्छी बात बताइए, कोई भी टॉपिक, मम्मा जी के ऊपर अगर टॉपिक चल रहा है तो कोई भी, तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि उनको एक सोचने की दिशा मिलेगी। ऐसा होता है कि आप ना
बेसिकली संवाद तो बेसिकली शिक्षण की मतलब वो पॉलिसी में ही है कि आप कुछ भी समझाएंगे बेसिकली संवाद से ही करेंगे। और ऐसे कि अगर आप संवाद को देखेंगे तो बेसिकली वो दृढ़ता के अंतर्गत आता है। तो बिना दृढ़ता के आप संवाद कर नहीं सकते ना, थोड़ी देर में पड़ जाता है। तो संवाद बिना दृढ़ता के होता ही नहीं है। तो एक तो दृढ़ता की पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जो टेक्निक है टीचिंग का बेसिकली वो तो उसके अंदर आ ही है। भाई हम संवाद कर ही रहे हैं क्लासरूम में, बच्चा इससे बहुत खुलता है। लेकिन जो प्राइमरी में हम जो कर रहे हैं किसी के उसमें एक सजेशन करें कि एक दिन की क्लास है जिसमें बच्चे है ना खूब, जैसे हमने अभिभावक विद्यालय में देखा था जब मैं और पारस भाई गए थे, वो बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। मतलब अभी देखिए जैसे हम सब साथ में हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं कि परिवार के लोग, लेकिन मान लीजिए मयूर भाई की कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही है या मुझे उससे कोई शिकायत है, तो डायरेक्टली मैं उसके सामने बोल ही नहीं पा रहा। मैं इधर बोल दूंगा, उधर बोल दूंगा, उधर बोल दूंगा, लेकिन मैं सामने नहीं बोल। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको बचपन से संवाद की आदत ही नहीं डाली। ऐसे ही हम प्रशंसा भी नॉर्मली सामने नहीं करते, डायरेक्टली नहीं करते। वहां तीसरी चौथी क्लास के बच्चे, उस दिन शायद उनका यही था कि हमको एक दूसरे से क्या सहयोग मिला है, क्या शिकायत। तो उस क्लास में बच्चे ने बोला कि ये बात, आप किसी को पूछा कि बताओ आप किस किस से दिक्कत है, तो उसने बोला कि ये भाई जो है जो दरवाजे से आता है तो मुझे धक्का लगा, मुझे खराब लगा, या टिफिन के समय में मैंने इसे टिफिन मांगा लेकिन इसने मुझे टिफिन नहीं दिया तो ये खराब लगा। तो अब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अपनी सफाई नहीं दे रहा कि मैं टिफिन इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास 4 ही स्नैक्स थे और मैंने तुमको देना चाहा, लेकिन तुम ये बोल रहे थे कि तुम मेरे पास आओ मुझे देने के लिए। तो जब तक मैं तुम्हारे को देने आता तब तक कि मेरे बगल वालों ने मुझे उनको, वो भी तो मेरे दोस्त थे। तो क्या चल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप नहीं चल रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि मुझे आपसे शिकायत है और वो ये बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। और फिर प्रशंसा की बात है कि अच्छा आपको मदद किससे मिली, तो इसने मुझे पेंसिल दी, इसने मुझे रबड़ दिया, ये मेरे से कल तक खेलता नहीं था, अभी मुझे मेरे साथ खेलने लगा। तो जिसकी तारीफ जिसको लग रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है, पर जिसके खिलाफ बात हो रही है मैंने देखा उसको टेंशन नहीं हो रही, अरे यार मतलब मेरे को बोल दिया कि मेरे से धक्का मार, वो बहुत आराम से अपनी बात रखता है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस बच्चों से करवाते हैं, ये जो हम संबंधों में बोल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा तो है नहीं कि हमको एक दूसरे से बिल्कुल ही शिकायत नहीं होगी, ऐसा चांस नहीं बनता अनुभव से पहले, ठीक। तो हम एक दूसरे के सामने, पर ठीक है वो हमको जब होगी प्रैक्टिस तब होगी, लेकिन बच्चों के साथ बताओ भाई किस किस से आप क्या क्या हुआ है, तो फिर उसकी भी सफाई सुन ली जाए। धीरे धीरे बच्चों में तो ये संवाद का एक बहुत, मतलब मैंने तो बहुत जबरदस्त लेवल देखा, ऐसा मैंने किसी क्लास में आज तक नहीं देखा। जितना चौथी क्लास के बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल पा रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, है ना, और वो के साथ बोलते थे तो लगता भी कितना बढ़िया। हाँ मनन भाई जी, भाई के साथ भी बोल रहे थे कि मनन भाई जी मैं आपके लिए मतलब एक ये शिकायत थी कि ये मेरे को, मुझे जो ये टिफिन आता है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और ये मेरे को नहीं देता, ये उसकी दिक्कत है। तो उसने बोला मनन भाई जी मैं आपको देना तो चाहता हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप वहां बैठे बैठे हुक्म चलाते हो, यहाँ पर देखे आप, जबकि मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो मेरे साथ 4-5 और होते हैं, और एक दिन तो मैंने आपके लिए बचाया भी था लेकिन आप आए नहीं, तब तक कोई और खा गया। तो मतलब और इतना बढ़िया रोल निकला उनके बीच से मामला। तो भाई जी कह के भी बोल रहे थे, आरोप जैसा भी नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ हम एक दूसरे से असहमति भी जाहिर कर पाए और खुल के कर पाए। तो ये बहुत, तो इसमें क्या संवाद बहुत जरूरी है। तो क्लास प्राइमरी कक्षाओं में तो आप रखिए एकदम बढ़िया से हर मुद्दे पे, और तमाम मुद्दे ना फिर उसमें कंक्लूड होते। भाई गांव में कोई शादी हुई तो वहां पे आप सहयोग का मुद्दा भी रख सकते हो, है ना, क्या क्या हुआ ये भी मुद्दा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आता है। यहीं पे आप संतुलन, प्रकृति में संतुलन की बात भी कर सकते हो कि भाई वहां प्रकृति का संतुलन में कितना ध्यान रखा गया, कितना नहीं रखा गया। तो संवाद को बेसिकली पॉलिसी के रूप में ही हम शिक्षा में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है वो हमारे काम है ना। चलिए और बढ़िया बताइए। और भी बेनिफिट होगा, हाँ, इसमें एक और भी बेनिफिट होगा कि जो बच्चे आपस में संवाद करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि ये इसकी धारणा पे सब करते हैं, तो कई बार संवाद से जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो ऐसा दो तीन बार होता है,
तो जो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके साथ कोई गलत करता है तो उसकी धारणा पर डायरेक्ट डाउट नहीं करता, Doubt नहीं। सोच सकता है कि अगली बार ऐसा हुआ था तो हो सकता है कि उसका इंटेंशन गलत ना हो। जैसे मुझे एक याद है, मैं वहाँ मसूरी में हम करते थे तो एक दिन मैंने बोला कि मैंने कहा एक बच्चा था जो हमारी क्लास में सबसे शार्प बच्चा था और शरीफ भी बहुत था, मतलब शार्प होने के बाद वो उस तरह का नहीं था और बच्चे को काफी पसंद करते थे, ऐसा भी नहीं था कि बच्चे से पसंद नहीं करते, बट उसकी एक आदत थी कि वो अपने कपड़ों पे कम ध्यान देता था। अगर बटन टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है, वो ऐसे पिन लगा के आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से पैंट फटी है तो वो फटी उसको पिन लगा के आ जाएगा, ऐसा करके वो कुछ करता था और कमीज जैसे अंदर नहीं डालेगा, थोड़ा लापरवाह जैसा रहता था। और एक दिन तो हमने ये बोला कि चलो आज हम जो है संयोग से उसका बर्थडे था तो मैंने कहा चलो आज हम इन सब इसके बारे में कुछ बोलेंगे, तो सबने बोला, मैंने कहा पहले तो ये बताओ जो आपको पसंद है इसमें, तो बताया कि पढ़ने में बहुत तेज है, सहयोगी है, तमाम तरह की बात। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आपको अगर इनमें कोई सुधार करना चाहिए तो क्या आप संदेश देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये भाई मतलब भाई माँ तो भाई जी बोलने का नहीं था कि बस वो जो है ये जो है अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देता। तो पहली बार उसका ध्यान गया अपने ऊपर, उसको लगता था कि इसको कोई देख नहीं रहा, और अगले दिन से उसका उस पे अपने कपड़ों पे उसने व्यवस्थित करना शुरू किया। संवाद का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एज ए पॉलिसी, क्योंकि बेसिकली जब हम धीरता वीरता और दावता बोल रहे हैं तो धीरता का पहला ही प्रमाण संवाद है, धीरता के बिना संवाद होता है किधर? तो संवाद बेसिकली वो पॉलिसी का हिस्सा है और बच्चे करना चाहते हैं। अभी मैं अयोध्या जा रखा था, तो जिनके स्कूलों में मैं जा रखा था बेसिकली वो आरएसएस के जो विद्या भारती के स्कूल है उनके वो स्कूल थे, तो वहाँ संस्कार के नाम पे बच्चों को काफी अनुशासित रखा जाता है, पैर छूना, ये करना, वो करना। तो मेरी रहने की व्यवस्था उनके प्रिंसिपल साहब के घर पे थी, तो जैसा होता है कि मेहमान घर का था तो बच्चा भी घूमता ही रहता है आगे पीछे। वो मेरे ख्याल से 4-5 साल का होगा, 4-5-6 साल का। जैसे ही वो आया उसे पकड़ लिया, आइए इधर आइए, वो पूर्वांचल की भाषा है, आइए और आप करके बात करते हैं, चलिए पैर छूइए, तो उसने पैर छू लिए, ठीक है, अच्छा बताइए कौन सी क्लास है, बताइए सर तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप, 5 मिनट के बाद वो निकलते हैं, ठीक। फिर वो 2-3 दिन मैं नीचे वाले कमरे में था, मेरा लैपटॉप वगैरह, 2-3 दिनों मेरे आगे पीछे मंडराता रहा, ठीक। 1-2 दिन लगाए उसमें मुझे जांचने में कि आदमी काम का है कि नहीं, तो 2 दिन मैंने उसको छेड़ा नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ छोटी छोटी बातें कुछ पूछता रहा कि आप स्कूल में टिफिन कैसे ले जाते हो, आपका तो घर यही है ना, तो आप टिफिन ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो, ऐसा। 2 दिन के बाद वो मेरे कमरे में घुसा, फिर उसने मेरी चीजों को चेक करना शुरू कर दी, तो मैंने वहां बहुत, जहां मेरे को नहीं टोकना था मैंने नहीं टोका, उसने मेरा सेविंग किट उठाया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत सारी चीजें उठा के पूछने लगा। फिर जब उसने लैपटॉप पे बटन दबाना शुरू किया तो मैंने मना किया, मतलब देखिए इसको मत करो, तो वो मान भी गई। थोड़ी देर बाद उसने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया, आप ड्यूटी कैसे जाते हो, आप नौकरी करते हो कि नहीं करते हो, कौन से ऑफिस में जाते हो, अच्छा ये आपका टॉयलेट किधर है, तो टॉयलेट अटैच ही था, तो मैंने कहा ये वही मेरा टॉयलेट, अच्छा आप नहाते हो कि दरवाजा बंद करके नहाते हो कि खोल के नहाते हो, ऐसे उसने मेरे से 2.5 घंटे बात की, आप सोच सकते हो। और वो 3 दिन तक इंतजार करता रहा, तो उसको कुछ लगा कि आदमी से बात कर सकते, क्योंकि मैं उसको टोक नहीं रहा था जगह, तो बच्चा बात करना ही चाहता, मतलब ये एकदम पूरे स्कूल का वातावरण बदल देता है और बदल देगा। आप साल 2 साल में देखिएगा बच्चे चमकने लगते हैं। बाकी जगह तो संवाद तो सब जगह है, पर हाँ प्राइमरी कक्षाओं में तो आप उसको एक क्लास, मतलब हफ्ते में एक क्लास, तो बाकी जगह तो है। चलिए आगे बताइए। उसमें भी एक कविता नीचे है, उसके बाद है स्कूल के, हाँ, शाला के प्रति निष्ठा, तो उसमें भी सेम मतलब अगले धोरण की चर्चा करेंगे। फिर मतलब आपको स्कूल बच्चों को पूछेंगे कि आपको स्कूल में क्या क्या पसंद है कैसे। फिर उसकी भी कविता बाजू में रखी हुई है। और स्कूल में मतलब सबसे पहले मतलब अपनी जगह पे, जिस जगह वो बैठ रहे हैं वहां पे, फिर क्लासरूम में, और उसके बाद स्कूल में जो स्वच्छता होनी चाहिए उस पे उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होगी। और मतलब जो स्कूल का जो मतलब टीचर स्टाफ है या फिर मतलब उनके साथ जो पढ़ रहे बच्चे, तो उनको मतलब अपना परिवार समझे, उसके ऊपर सवाल करेंगे। फिर मतलब जो दूसरी स्कूलों से बच्चे आए हैं दूसरी क्लास में हमारी कक्षा में,
तो उनका जो उस स्कूल में पढ़ रहे थे पहली जो स्कूल में, तो वहाँ का मतलब एटमोस्फियर है और यहाँ पे जब आए हैं तो उनका थोड़ा अभिप्राय लेंगे कि आपको वहाँ पे कैसा लगा और यहाँ पे कैसा लगा, वैसे वाला करके। फिर हमारे स्कूल में जो मतलब शिक्षक जो है सभी सभी क्लासों के, तो उनको मतलब वो बच्चों को बताएंगे कि ये सर ये शिक्षक जी है, ये शिक्षिका जी ने ये स्कूल में ये काम किया है, वैसे करके। और मतलब उसके बाद वो पूछेंगे बच्चों की आप अगर ये शिक्षक या फिर मतलब कोई बच्चा अगर है बड़े क्लासों में तो उन्होंने स्कूल के लिए कुछ किया है तो आप क्या करोगे बच्चों स्कूल के लिए, ऐसे वाले थोड़ा प्रश्न होगा। फिर 4 अवस्था है, उसमें मतलब मुझे चेतन भाई की थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, मतलब जितना मैंने मतलब लिखा है उतना बता रही हूँ। इसमें तो मैं भी भेज दूंगा आपको, एक चैप्टर मैंने आनंद हाँ। निकेतन के लिए बनाया था, ठीक है वो मैं भी भेज दूंगा जी। फिर मतलब सबसे पहले बच्चों को मतलब जो जहाँ पे ज्यादा रहता है वहीं पे हम उसकी चर्चा शुरू करेंगे, मतलब उसका क्लास जो वर्ग खंड है उसमें तो जो भी चीजें है तो उसके पकड़ इसी उम्र की जो पेंसिल है नोट वगैरह है तो वो किस अवस्था में आएगी तो उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्कूल के मैदान में बाहर जा रहा है तो पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी पानी, वो सब उसमें बात होगी। फिर जब पेड़ देख रहा है बच्चे तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं बाहर बटरफ्लाई हो रहे हैं, फिर मतलब पक्षी झोंपे आ गए उस पे चर्चा। और उसके बाद घर में जो घर का परिवार है और क्लास में उनके साथ जो पढ़ रहे बच्चे भाई जी बहन जी उनके साथ, और ये सब बताने के बाद बच्चों को जो 4 अवस्था में जो भिन्नता है उसके बारे में बच्चों को उनकी समझ के अनुसार बताएंगे हम लोग, वो भी हमें समझना है पहले। और फिर जो नदी पर्वत और पंखी उड़े जैसी कुछ गेम है तो उसको हम इसमें कन्वर्ट करके फिर खिलाएंगे बच्चों को। फिर कुछ बच्चों को ऐसा मतलब स्कूल में पहले हम लोग जो है वर्ग खंड में या फिर शाला में की जो ऐसी कुछ चीजें तो उसको अलग अलग करेंगे कि मतलब पदार्थ अवस्था में क्या आएगा, प्राण है, जीव ज्ञान में क्या आएगा वो। और वैसे ही हम घर से होमवर्क हम देंगे बच्चों को कि जो घर में चीज है वो आपको लिस्ट आउट करके लानी है, किस अवस्था में क्या चीज आएगी वैसे करके। इसको 2 थ्योरी बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और एक बोलते हैं कैटेगराइजेशन। ये बच्चे का विचार शक्ति जगाने के लिए बहुत शानदार चीज। तो यहाँ आप मैंने कुछ शायद क्लास 1 में भी हो सकती है, हाँ। और क्लास 2 में तो ये मतलब बहुत हर हाँ। चीज में आप इसको यूज कीजिए, वर्गीकरण कर पाए और ऑब्जर्वेशन कर पाए। भैया पहले से हम बता देंगे कि ये अवस्था है, उसके बजाय हम उनको ही क्लासिफाई करने को बोले फिर उसको नाम। वो तो 10 प्रकार है, मान लीजिए आपने 2 चीज रख दी, वो पूछा कि इनके बीच में जैसे तीसरी चीज आप यहाँ पे मतलब तीसरा टेक्निक है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना और सिमिलरिटी ढूंढना, ये भी विचार शक्ति जगाने का। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, वो वाला उपयोगी पूर्वकता मिलेंगे, पर उसमें बेसिकली यही तो 2 जैसे आप 2 चीजें रख दी, इनके बीच में क्या आपको एक जैसी दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, तो फिर अवस्थाओं को आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। फिर मतलब जो घर पे और क्लासरूम में जो है चीज वस्तु है तो वो हमको कैसे उपयोगी है वो सिखाएंगे। फिर उसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि अगर आपको घर में पानी पीना हो तो आप कहाँ से लोगे, तो घर का मटका होता है, वैसे स्कूल में जैसे आपको पानी पीना है तो वाटर बॉटल तो है ही, पर उसमें भी पानी भरना फिनिश हो गया घर से लाए हो तो कहाँ से भरूंगी, तो जब हमारे यहाँ पर्व होती है तो वहां से आप भर सकते हो। फिर उसमें दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप खाना घर पे खा रहे हो तो किस में खाओगे, तो बच्चे बोलेंगे थाली में, और स्कूल में खाना है तो टिफिन का जो डब्बा लेके आए उसमें। फिर दूसरा कि जो आप घर पे कपड़े पहन रहे हो तो वैसे स्कूल में पहन के आ सकते हो हर रोज, तो बच्चे बोलेंगे नहीं, जैसे मतलब उनका जो स्कूल ड्रेस वाला है वो क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा। और लास्ट में लिखा है कि कोई भी चीज वस्तु हो उस पर चर्चा करेंगे, शो एंड टेल। और कोई ऑब्जेक्ट है उस पे बच्चों को घर से लानी है फिर हम स्कूल में से दे दे तो उस पे बच्चा थोड़ा बोलेगा। तो ये हम सैटरडे रखने वाले हैं, हर सैटरडे हम लोगों ने फिक्स किया है सभी क्लासों में। सैटरडे क्या करेंगे? शो एंड टेल, कोई भी ऑब्जेक्ट है। फिर जो वर्कशीट मैंने बनाई थी बच्चों के लिए तो उसके थोड़े चित्र लिए हुए मैंने। तो फर्स्ट वाला है उसमें मतलब पेड़ काटे हैं, जहाँ तक कचरा डाला है और जंगल जला है या सब, तो ये सबसे पृथ्वी पे क्या असर होगा, हम जहाँ पे धरती पे रह रहे हैं उसमें। और नीचे वाला जो चित्र है उसमें कूड़ेदान में डाला है, नदी नाला सब साफ है,
पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वैसे वाला जंगल बना है, तो उस पे थोड़ा मतलब चर्चा हम करेंगे बच्चों से, और फिर ये उनको लिखना है। और ये बाद में, इससे पहले मैं 2-3 मैंने चित्र और यही है, तो उसके नीचे क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, तो उसके उनको आंसर देने, उसके बाद ये आएगा। और फिर उसमें दूसरा पिक्चर है, एक चिड़िया का घर बना रही है बच्ची, उसके नीचे फिर बच्ची है जो मम्मी को हेल्प कर रही है खाना बनाने में, उसके जो सहयोग हो सके वो, लास्ट में कलर वाला लिया है मस्त ऊंची वाला। और फिर मूल्यांकन की बात करूं तो जो सर ने जो स्लाइड दी थी उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा किया है 4 पॉइंट, तो मतलब जो उसकी जो पुस्तक है बुक्स, तो उनको वो कैसे ठीक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है वैसे वाला। फिर नोटबुक उनकी है तो उनके अक्षर कैसे हो रहे हैं, फिर वो कैसे रख रहे हैं वैसे वाले, घर जाकर भी मतलब सही है कि नहीं। फिर जो बच्चे जो जहाँ जिससे वो बैठ रहे हैं उसकी स्वच्छता, और वर्ग खंड में क्लासरूम में शिक्षिका जी और भाई जी बहन जी के साथ कैसा वर्तन वो कर रहे हैं उसका भी नोट डाउन होगा, और भी थोड़ा लोग इतना किया है। फिर अभी जिस बच्चों के अक्षर ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं सही से, तो मतलब मैंने नेक्स्ट क्लास में बालवाड़ी को भी ये ट्रिक यूज करी थी कि बच्चों को ये नहीं बोलना कि आपके अक्षर खराब है बहुत, तो उनको मैं यही बोलती हूँ, हम दोनों यही बोलते थे कि आपने जो भी लिखा है उसमें और भी इससे भी अच्छा आप लिख सकते हो, मुझे पता है। तो ऐसे करके उनको लिखवाने की प्रैक्टिस की, तो उससे रिजल्ट अच्छा मुझे मिला था, वो भी यही मैं इस बार यहाँ पे यूज करूंगा। अक्षर के बारे में मैं मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूंगा। हम सबके एग्जांपल तरीके से डाटा नहीं उसमें भी सब साथ में रहे। अभी उत्साह हमारे बात ये है, बाहर इसलिए नहीं आता कि जिस तरीके से मैं प्रस्तुति देख रहा हूँ, वाकई में मुझे लगता है कि इसको अगर मैं क्लासरूम में उतार पाएगा, ये इतना अद्भुत काम होगा, इतना अद्भुत काम होगा कि मतलब इनकम्पेरेबल। तो मेरे अंदर उत्साह आया, तो मैंने जस्ट दिनेश भाई को मैसेज भी किया कि भैया इतना बढ़िया टीवी चल रहा है, और जो टीचर का अगर हम शेयरिंग सुनेंगे तो इसलिए उनका फोन आया, और मैंने थोड़ी बात की तो ये काफी एक्चुअली वो सूरत है, वरना यहाँ पे होते तो आ जाते, और एक्चुअली दिनेश भाई अभी आए भी यहाँ पे विस्तार, पर थोड़ा उनका भी अकेले वो आए, बाकी सभी लोग वहाँ पे परिवार में रहे, यहाँ पे कंपनी में कुछ लेने वो आ गए, तो मेरा काफी मन है कि वो आए, लेकिन मैंने पूरा बातचीत रखा कि इस तरीके से काम चल रहा है, और उन्होंने सुभाष दिया है सबको, और जब खुश है कि हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि जस्ट मैंने तो एक मैसेज किया था कि सभी लोग मिलकर ये कर रहे हैं, और सुना है मेरे भी काफी मन है कि अक्षर को लेकर के जैसे बच्चों को हमें सही अक्षर के लिए मोटिवेट करना है, तो सही अक्षर लिखेगा, सही सुनेंगे, पर सही सुने की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि सुने हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबके सुने अच्छे लग ही सकते हैं, पर बच्चों को हम बोले क्या, मतलब उनको तो फिक्स पता चले, जैसे दो का पहाड़ा याद करो, दो का पहाड़ा ये है ना, या आप लोग एक चित्र बनाओ, चित्र ये होता है। तो अब अक्षर कैसे सही करें, मतलब क्या है वो? तो अक्षर का क्या मतलब होता है, जैसे ये अ है ना, तो अक्षर क्या है एक्चुअल में, अक्षर क्या चीज है? एक्चुअल में अक्षर क्या चीज है? जोर से बोलो। वर्ण तो हमने नाम दिया उसको, है ड्राइंग है, और वो तो ड्राइंग तो हमने की, पर अक्षर अपने आप में क्या चीज? ध्वनि है, हमारे मुंह से निकल रही ध्वनि।
और हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके इन ध्वनियों का कैटेगराइजेशन किया। कुछ ध्वनि है जो सीधे मुंह मतलब मुंह से तो सारी निकल रही है, पर कुछ है जो डायरेक्टली निकल रही है, कुछ गले से निकल रही है, कुछ यहाँ से निकल रही है, कुछ होंठ मिला के निकल रही है, कुछ जीभ का तालु के। तो पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया हमारे लोगों ने। तो बेसिकली ध्वनि है, वो ध्वनि को एक तो कैटेगराइज किया और फिर हर ध्वनि को उन्होंने किसी उसका कोई संकेत लिपि बोला। इसलिए आप अगर आप कभी भाषा के इतिहास में जाएंगे तो जैसे आज लिखा जाता है वैसे नहीं लिखा जाता है ना, तो धीरे धीरे स्वीकार हुआ। तो ये अ जो है मेरे मुंह से निकलने वाली एक ध्वनि का चित्र है, ठीक हो गया। अब जैसे हम आम भी एक चित्र है, तो जैसे मैं ऐसे कुछ बनाता हूं तो आपको पता चलता है कि ये आम है। ये तभी पता चलता है जब ये आम जैसा है वैसा बनता है। इसलिए वही चित्रकार बढ़िया माने जाते हैं जो एकदम ओरिजिनल बनाते हैं। तो बच्चों को क्या बोला जाए कि भाई ये ध्वनि का चित्र है, हम चित्र बन, तो चित्र जब तक ऐसा नहीं बनेगा जैसा वो है, वही सुलेख है। कि जैसा उस ध्वनि का चित्र आपकी पुस्तक में है ना, वैसा ही चित्र बनाना है। तो अगर आ ऐसे बनता है तो ये ऐसा ही बनना है, ये ऐसे ऐसे नहीं बन सकता, ये ऐसे नहीं बन सकता, ये ऐसे नहीं बन सकता। पढ़ने को ये सब आ ही आ रहे। सुलेख किसको बोला जाएगा? जैसा आ का चित्र किताब में, मतलब ये जस्ट एक बात है। तो बच्चों को ये बताना कि सुलेख का क्या मतलब है। सुलेख का मतलब है कि वो आ की ध्वनि का जो चित्र है वो वैसा ही बनना है जैसा उसका चित्र। आप आम को सेब की तरह नहीं बना सकते, या आप केले को बोलो कि केला है, मैं बोलूं कि आम ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों को बताना है कि आपका जो सुलेख है उसका मतलब है कि आप उसको चित्र नहीं बना रहे। ये ठीक हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि अर्चना दीदी आपका मन था कुछ बोलने का, हमारे पास आधा घंटा ही है, मतलब लंच तक है हमारे पास टाइम। नहीं, वो प्री प्राइमरी के साथ नहीं। अच्छा, एकाग्रता से बताइए, तब तक आप डांस करते हैं, इसलिए मैं लंच के बाद कुछ नए ढंग से नया शुरू करेंगे, अभी वो पूरा नहीं पड़ेगा। या आप लोगों को कुछ पूछना है बीच में या कुछ करना है तो कर सकते हैं। हाँ, तो दो चीजें शेयर करनी थी। कुछ अच्छी बातें हो रही है, तो एक अच्छी बात ये भी है, सबको ध्यान रहे इसके लिए, कि हमारी टीम में से ही श्याम भाई भी महाराष्ट्र परड़ा बुलढाना में हमारा जो संस्थान है वहाँ पे 3 बच्चों को लेकर गए। मैंने बीच में ग्रुप में शेयर भी किया था, और वाकई में ग्रीष्मकालीन शिविर इतना शानदार रहा है बच्चों के लिए। आज सवेरे ही मेरी सबके साथ बातचीत हुई थी, इतना मतलब मूल्य शिक्षा को लेकर सीखने को मिला, और जो एक्सपोजर मिला है, मतलब पोपटराव पवार हिवरे बाजार जैसे गांवों को मिलना, वहां पे हमारी नाट्यात्मक प्रस्तुति हो रही है, बच्चे है वो मतलब काफी सारी चीजें, इतनी चीजें सीख रहे हैं, और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी काफी आया 15 दिन में ये जो उनके साथ संवाद हुआ। और एक ऐसा छोटा सा कार्यक्रम के आने के बाद हम रखेंगे कि जितने जो स्टैंडर्ड में से बच्चे गए, मुख्य रूप से 8, 9, 10 गए। कितने बच्चे गए? 3 बच्चे, 3 लड़कियां, 7, 8। तो मेरा ऐसा मन है कि 7, 8, 9 और 10 के बच्चों को, जितने अभिभावकों को हम इकट्ठा करें। हेमेंद्र भाई, श्री गढ़वी भाई है, वो एक संक्षेप प्रस्तुति रखे आधे पौने घंटे की, और सभी बच्चे बोले कि कितना सार्थक रहा वहां जाने का, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आए, तो उनके साथ घुलना मिलना, खाना बनाना सब कुछ साथ मतलब स्वयं ही कर रहे। तो भाषा सीखने से लेकर कल्चर सीखना, ये सब कुछ मतलब काफी लर्निंग हो रहा है मुझे लग रहा है। और गढ़वी भाई यह जिम्मेदारी के साथ गए कि पूरा स्ट्रक्चर में सीख पाओ, और सीख के फिर हम यहाँ पे संयुक्त रूप में ऐसे कैंप्स को कैसे कर पाए। तो काफी वहां पे भी एक अच्छी हमारी मतलब संयुक्त रूप से हम सबकी ये सफलता है कि हम लोग वहां पे जा पाए। बढ़िया, ठीक है। हमारी फीस है वो कितनी है स्कूल की, तो कि 3,500-4,000 से लेकर 8,500 की
फीस अब 12,500 हुई। वो समर कैंप की फी है वो लगभग 6,000 8,000 की। तो मेरी बातचीत हुई थी वहां पे कि इतनी फीस तो हमारे पेरेंट्स से वो नहीं दे पाएंगे, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि आप कुछ परसेंट स्कॉलरशिप दे दे, कुछ परसेंट है वो पर स्टूडेंट हम स्कॉलरशिप देंगे। तो ऐसा मिला के कुछ 3,500 से 4,000 रुपए है वो सभी अभिभावकों ने दिए, और बाकी के है वो समर्थ में से हमारे स्कूल में, और बाकी है वो और संस्था ने खुद ने भी कंट्रीब्यूशन दी बड़ी। तो ऐसा मिला के है वो जो संयुक्त साझेदारी है ऐसा। तो ये सभी बातें भी सभी अभिभावकों के साथ आप सबके साथ शेयर हो पाए, ये भी जरूरी है। और काफी मतलब शानदार वहाँ पे गढ़वी भाई काफी, क्योंकि वो एज ए वहाँ पे प्रतिभागी नहीं पर एज ए मतलब सहयोगी ही काम करते हैं, और जो मित्र है जीवन में उनके साथ, तो उनका भी एक वहाँ पे प्रतिष्ठा बड़ा है, ये हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और दूसरा है वो कल अर्चना बहन और इंग्लिश के कुछ फोनिक्स की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से मित्र है पर आप कर लेते, ताकि सबके ध्यान में रहे। इतने मित्र है वो कल अहमदाबाद में है वो एक टीचर है उनके साथ है वो मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो स्किल के लेवल पे भी हमारा बच्चों का जो है फोनिक्स का जो है भाग है उसको ठीक कर पाए, तो उसके लिए उनकी एक अच्छी काफी अच्छे टीचर है। और अर्चना जी बता रही थी कि उनका स्पेसिफिकली भैया क्षेत्र है कि कोई भी स्कूल को पहले से रीडेवलप कैसे एग्जिस्टिंग है उसको रीडेवलप करना, पहले से खड़ा करना। तो ऐसे टीचर है उनका उसमें भी काफी प्रोफिशिएंसी और फोनिक्स में भी अच्छा है। तो इसमें से कुछ टीचर्स तो वो मानसिकता से जा रहे हैं कि हम कुछ है वो सीखेंगे तो क्लासरूम में देगा, और कुछ टीचर्स है वो बड़े क्लासरूम में तो इसलिए सिलेक्ट किया है कि वो एक लीडरशिप रोल में खुद को देख रहे हैं और डिलीवर कर पाने के मोड में है। तो वो जो सीखेंगे उसको वो डिलीवर कैसे कर, ताकि हम सबको भी वो आ जाए। तो उस हिसाब से उन लोगों का चयन किया गया, उन्होंने भी यहाँ पे तैयार कल एक दिन वहाँ पे जाएगी। कल हमारे ये 5-6 मित्र है वो वहाँ पे, बाकी क्या मित्र यहाँ पे जो भी काम कंटिन्यू करें। तो कुल मिला के है किस दिशा में हम जा रहे हैं, छोटा सा शेयरिंग का आधे घंटे का तो शेयरिंग चलिए। तो मुझे लगता है आज सुबह से जो प्रस्तुतियां हुई वो काफी खुश करने लायक प्रस्तुतियां थी और काफी उत्साह बढ़ाने वाली प्रस्तुतियां थी। तो मुझे लगता है उस खुशी के वो उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम आज थोड़ा आधा घंटा पहले देख लेंगे, कोई बात नहीं। आधा है ना उसमें मैंने कहा सुबह से हम बहुत खुशगवार वातावरण में इतनी बढ़िया प्रस्तुतियां हुई हैं, हम बहुत खुश हैं। तो उस उत्सव में आज आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले देख लेंगे। हम